ओ फूल मैं भेजूं, हाँ फूल मैं भेजूं, दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। खत मैं लिखूं, हाँ खत मैं लिखूं, दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। वो फूल मैं भेजूं, हाँ हाँ फूल मैं भेजूं, दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से अब खबर मिल चुकी है कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट का न्यू एग्जाम डेट आ गया है। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना चुका हूं, जाकर उस पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसके माध्यम से मैंने बताया कि कब तक आप अपने सेंटर में बदलाव कर सकते हैं और एग्जाम आखिर 31 जनवरी 2021 को होगा या नहीं होगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सीटेट के सिलेबस के अनुरूप आज एक सीडीपी के तहत एक चैप्टर लेकर आया हूं, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं। देखिए, जहां तक आप समाज की बात करते हैं, समाज क्या है? तो जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिस रीति रिवाज, संस्कृति, मूल्य और परंपरा में आप जी रहे हैं, वही आपका क्या है? समाज है। और जहां तक समाज का निर्माण का बात है, तो समाज का निर्माण कौन करता है? तो व्यक्ति करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिका की बात करेंगे। आखिर लिंग की क्या भूमिका है? अब लिंग के लिए आपके पास दो शब्द आते हैं। हिंदी में जरूर लिंग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक होता है जेंडर और दूसरा होता है सेक्स। जेंडर जो है, जेंडर कौन कहता है कि लड़का का काम है, लड़की का काम है, लड़की कमजोर होती है, लड़के मजबूत होते हैं, लड़की बुद्धिमान नहीं होती है, लड़के बुद्धिमान होते हैं। तो ये जेंडर की बात कौन करता है? हमारा समाज करता है। तो लिंग यानी जेंडर जो है कैसी बनावट है? सामाजिक बनावट। ये हमारे समाज ने अलग अलग किया है। लेकिन जो सेक्स है यह जैविक बनावट है, जैविक प्रक्रिया है, जो कि जन्म से ही प्राप्त होती है। और इस दुनिया को चलाने के लिए दो तरीके के सेक्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। उसका कोई कार्य निर्धारित नहीं होता है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगा। ईश्वर ने दोनों को समान रूप से बनाया है, समान रूप से भेजा है और समान रूप से वो शक्तिशाली है। तो ऑप्शन में अगर पूछे कि जेंडर क्या है, तो बता दीजिएगा सामाजिक बनावट है। सेक्स क्या है? तो सेक्स एक जैविक प्रक्रिया है। अब हम समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका जानने से पहले दो शब्दों को जानेंगे, एक रूढ़िबद्ध धारणाएं और दूसरा पूर्वाग्रह। ये क्या है? जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर हो, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे अगर कोसों दूर हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा है। जैसे एक माता पिता का अपने पुत्र और पुत्रियों को खेलने के मामले में, क्रिकेट खेलने के लिए न भेजना, ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियों को छोटे ड्रेस पहनने का अनुमति न देना, ये क्या है? बड़े बुजुर्गों का एक रूढ़िबद्ध धारणा है। घर से बाहर न निकलने देना, बाजार अकेले न जाने देना, ये सब क्या है? सब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। लड़कियां केवल घर के काम करने के लिए बनी है, इस प्रकार की धारणा को क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। पूर्वाग्रह क्या होता है? तो पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है।
इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। पूर्व के विचार मतलब जो पहले से विचार चली आ रही है उसके आधार पर किसी के भेदभाव किया जाता है, नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वाग्रह। जैसे पूजा पाठ का अधिकांश काम लड़कियां ही करती है, कर रही है, तो यह जो है किससे ग्रसित है? पूर्वाग्रह से। जरूरी नहीं है ये काम लड़के भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। उदाहरण जैसे लड़के और लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होती है, लड़के जो होते लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति की धारणा है। ऐसा नहीं, लड़का हो या लड़की, दोनों जो होते हैं अपने आप में खास होते हैं, दोनों में क्षमताएं होती है, दोनों में योग्यताएं होती है, दोनों बुद्धिमान हो सकते हैं। तो यह जो है एक पूर्वाग्रह का ही परिणाम है। अब लैंगिक भेदभाव जो होती है, लैंगिक असमानता का आधार क्या है? स्त्री एवं पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां एवं स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं भी है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की का जन्म अगर मांगलिक में हुआ तो उसका शादी मांगलिक से ही होगा। ये जो विचारधारा है ये क्या है? हमारे एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्या अगर वो उसका शादी अगर किसी और से कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये हमारी मान्यताएं हैं। अगर हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं सुबह में, अगर जल न चढ़ाकर अगर उनको धतूर चढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सब जो है हमारी क्या है? मान्यता है जो कि चली आ रही है, उसी के अनुसार हम लोग एक परंपरा को निभाते हैं। नवरात्रा में 9 दिनों का पाठ की जाती है, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो ये सारा क्या है? जो हमारी मान्यताएं बनी हुई है हम उसके अनुरूप चलते हैं और उसमें क्या करते हैं? उसके बारे में ही जो स्वीकृत सामाजिक मान्यता होती है उसके अनुरूप जो व्यवहार करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आपका एक पूर्वाग्रह से ग्रसित भी कह सकते हो या लैंगिक भेद भी कह सकते हो कि केवल लड़कियां ही पूजा कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। लड़के और लड़की के पालन पोषण के क्रम में कई मान्यताएं उनके मन में बैठा दी जाती है। देखिए, जब लड़के का जन्म होता है तो उसको स्पष्ट कर दी जाती है कि तुम खाना निकाल कर नहीं खा सकते हो, तुम खाना बना नहीं सकते हो, घर का काम नहीं कर सकते हो, झाड़ू लगा नहीं सकते हो। तो ये सारा जो चीज है उसके जन्म के यानी पालन पोषण के क्रम में सिखाई जाती है। लड़कियों को सिखाई जाती है कि तुम घर के काम करने के लिए बनी हो, तुम अपने सजावट के लिए बने हो, आकर्षक दिखने के लिए बनी हो, घर का काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, कपड़े धोना तुम्हारा काम है। तो ये सारा जो है पालन पोषण क्रम में जो मान्यता लड़की के मन में बैठा दी जाती है ये सब लैंगिक भेद का एक कारण बन जाता है। लड़का बाहर का और लड़की घर का कार्य करती है, सब क्या है आपका? सब लैंगिक भेद है आपका। तो हमें इस सब को अगर दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना चाहिए कि माता और पिता दोनों को बच्चे के जन्म के बाद या पहले से सभी कार्यों को समान रूप से करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। जैसे अगर माँ खाना बना रही है तो उसके पिता का कर्तव्य है कि वह बर्तन को धो दे या वह सब्जी काटे। अगर दोनों मिलजुल कर सब कार्यों में भाग लेंगे, बाजार जाना है तो माँ भी जा सकती है, पिता भी जा सकते हैं, तो बच्चे के मन में भी ये भावना आएगी कि लड़का भी काम कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये लैंगिक भेद का सबसे बड़ा कारण जो कारण बनता है वो क्या बनता है? तो सबसे बड़ा कारण है रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं। तो इसके विरुद्ध आपको जाने के लिए खुद कार्य करके दिखाना पड़ेगा, केवल बोलने से होने वाला नहीं है। अब हम लोग जानते हैं लिंग के आधार पर श्रम विभाजन। आखिर हम लिंग के आधार पर कैसे कामों में भी बंटवारा करते हैं? कैसे करते हैं? कार्य के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम औरतें करती है नहीं, यानी घर के अंदर का जो भी काम होगा, चाहे पशुओं का पालना हो घर के अंदर, चाहे आप रसोई घर की बात कर ले या घर की साफ सफाई की बात करें या कपड़े धोने की बात करें, जो भी काम है घर का काम वह क्या होता है? औरतों के जिम्मे में आती है।
ये बंटवारा श्रम कर दिया गया लिंग के आधार पर। लेकिन क्या जरूरी है कि केवल औरतें ही घर का काम करें? पुरुष का भी कर्तव्य है कि अपने कपड़े खुद धोए? नहीं। और इसमें महिलाएं भी जिम्मेदार कम नहीं होती है, क्योंकि अगर सभी अपने अपने काम को, अपने अपने जिम्मेदारी को अगर समझेंगे तो ऑफकोर्स है कि पुरुष भी अपना काम करेंगे, महिला भी अपनी काम करेगी। तो ये जो है, आखिर हम लिंग के आधार पर क्या करते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं कि घर का काम औरतें ही करेगी। इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि औरतें क्या हो गई, घर की चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। अगर स्त्रियां भी बाहर का काम करती, कृषि का काम बाहर जाकर करती, पशुओं को लेकर जाती, बहुत सारा काम है, बाजार जाती, तो क्या होता, उसका भी अपना एक क्षेत्र बना रहता और पुरुष भी घर का काम करते। लेकिन ऐसा क्या हुआ, औरतों को चार दीवारी के अंदर रखा गया और धीरे धीरे उसका जीवन भी उतना ही सिमट के रह गया। अब लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन ऐसा कारक है जो आपके लिंग के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करता है? तो सबसे पहला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक यानी क्या, पूंजी जिसको आप बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो जो रुपया होता है, मान लीजिए कि एक कमजोर वर्ग के लड़का या लड़की है और एक मजबूत, तो अगर गरीब जो पॉवर्टी से बिलोंग करेंगे, जो गरीबी से जीवन जिनका गुजर होगा, अगर वह पढ़ाना भी चाहेंगे तो सबसे पहले किसको प्रायोरिकता देंगे? लड़के को पढ़ाना चाहेंगे। लड़के के बाद कुछ बचता है तब लड़कियों के लिए सोचेंगे। क्या ऐसा घर है जहां पे पहले लड़की के लिए ही सोचा जाए आज भी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये आर्थिक कारक है। सबसे पहले माता पिता कितना भी समझदार और सोच ऊपर कर ले, लेकिन उनके जो मन में बैठा हुआ है वह एक ही चीज है कि जो लड़के हैं वही हमारे बुढ़ापा में सेवा करेंगे। क्या लेकिन वास्तविकता है? ऐसा नहीं होता है। तो आर्थिक कारक भी कम जिम्मेवार नहीं है लैंगिक भेदभाव करने में। स्त्रियों का निम्न स्तर, स्त्रियों को शुरू से ही दबा कर रखा गया नहीं, उसको विभिन्न प्रकार के मान्यताओं, रीति रिवाजों, पूजा पाठों में लगा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, पुरुष वर्चस्व अपना दिखाना शुरू किए और धीरे धीरे उनकी स्थिति क्या होती चली गई, गिरती चली गई। धार्मिक कारक, आपके धर्म ग्रंथ में भी वही लिखा रहता है कि स्त्रियां नहाकर ये काम करेगी, सबके खाने के बाद ही वह खाना खाएगी, भोजन बनाते समय खाना नहीं खा सकती है, भोजन चढ़ा हुआ तो नहीं खा सकती है। तो ये सारा जो विचार है, जो पर्व त्योहार होंगे औरतें ही करेंगे। तो ये धार्मिक कारक, जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें भी तो यही बातें लिखी रहती है नहीं। आप जब कोई भी पाठ करते हैं तो उसमें देखिएगा तो सारा काम औरतें के बारे में ही लिखा रहता है कि फल्ला औरत ने ऐसा किया तो उसको ऐसा प्राप्ति हुआ। तो ये सारा जो धार्मिक कारक है उससे भी क्या हुआ, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न कर दिया। अब होता है सांस्कृतिक कारक। आपकी संस्कृति, जो आपका संस्कृति बना हुआ, संस्कृति मतलब आपके पूर्वजों ने जो बना के रखा है, आप उसके कारण भी आप हमेशा लैंगिक भेदभाव करते। मनोवैज्ञानिक कारक भी है कि लड़का बेहतर है, लड़की कमजोर, इस तरह के विचार। लड़कियों का कम आयु में विवाह, एक तो लड़की कम आयु में विवाह कर दी जाती है जिसके कारण वो मैच्योर नहीं होती, परिपक्व नहीं होती है और उसमें सोच भी अच्छे डेवलप नहीं होते हैं। और वह क्या करती है, एक तो कम एज में उसकी विवाह हुआ तो वह आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगी, वही कि घर में काम करो, घर के लिए जियो, दूसरे के यहाँ जाओगे तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। और वह जब उसकी भी बेटी होगी तो वह भी तो वही संस्कार देगा ना जो उसके साथ गुजरा है। तो लड़कियों का कम आयु में विवाह भी एक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल होते हैं। और ये सबसे बड़ा, आजकल तो ये कमा है लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है। तो आइए अब देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी लैंगिक भेदभाव की जाती है। जैसे विद्यालय में, आप जब देखिए विद्यालय में जाते होंगे तो हर काम को करने के लिए लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों की तुलना में। जैसे अगर बाहर से कुछ लाना हो तो लड़कों को भेजा जाता है, अगर साफ सफाई का काम करना हो तो लड़कियों से करवाया जाता है, प्लस
अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, नाच गान का कार्य हो, तो लड़कियों को उसमें प्रेफर किया जाता है, और खेल कूद का अगर काम हो तो लड़कों से करवाया जाता है। तो वहां पर भी विद्यालय में भी विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव किया जाता है। आपको खेल कूद में लड़कियों को भी लड़की के ले जाना चाहिए, और सांस्कृतिक कार्य में लड़कों को भी भाग लेना चाहिए। बागवानी करना है तो लड़कों से भी करवाइए, अगर पकवान करवाना है तो लड़कों से भी करवाइए, वो भी पकवान करेगा। लेकिन ऐसा तो जब हमारे शिक्षक ही इस मान्यता में नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं, उनको प्रशिक्षण ही नहीं है, तो क्या करेगा? बच्चे का भविष्य तो अंधकार में जाएगा। तो वही तो समाज और परिवार का हिस्सा बनेगा। तो जब तुम्हारा गुरु ही अंधेरा में है तो बच्चा कहां से उजाला में आएगा? वो भी तो अंधेरा में चला जाएगा। जाति के विषय में भी, जैसे बहुत सारे जातियां हैं, जो निम्न जातियां, उच्च या जो भी है, तो जाति के आधार पर भी क्या किया जाता है? उसको भेदभाव किया जाता है। आयु के विषय में भी, जैसे लड़का और लड़की है तो आयु के आधार पर भी माता पिता भेदभाव करते कि तुम सियाना हो गई है, युवा हो गई है, तुम घर में ही रहेगी, तुम बाजार नहीं जाएगी, ऐसा ड्रेस का नहीं पहनेगी, नहीं तो फिर शादी कौन करेगा तुमसे। तो ये आयु के विषय में भी। और लड़का वही हो गया तो उसको फ्री दे दिया जाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है। और अगर छोटा बच्चा है तो ठीक है, वो पढ़ेगा, लड़का हो या लड़की, लेकिन जब वो बड़ा होने लगती है तो बेटे को भेज दिया जाता है पटना, मुंबई, दिल्ली भेज दिया जाता है, और लड़कियों को कहता है कि तुम लड़कियों के अकेले कैसे रहेगी वहां। और इसमें आयु के विषय में भी यह कहा जाता है कि तुम आईआईटी करके, डॉक्टरी पढ़ के या आईएएस बन के क्या करेगी, तुम अंत में तो तुम्हारा घर का ही काम संभालना है। तो आयु के विषय में भी बहुत सारी क्या होती है? रूढ़िबद्धता और लैंगिक भेदभाव मौजूद होते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसने आपने देखा कि लिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे समाज के निर्माण में। इसका और हम पार्ट लेकर आएंगे, आप और इसको डिटेल में हम जानने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैप्टर पर कमांड रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। क्योंकि आपका सीटेट केवल पास करने के लिए नहीं बना है, आपको जानकारी भी होना चाहिए, ताकि जो कल चल के हमारे देश का भविष्य बनेगा उसको संवारे। नहीं, पास करना अलग बात है और जानकारी होना अलग चीज है। तो आपको सीटेट के अकॉर्डिंग मैं सारा जो आपका पार्ट है, जो चैप्टर है, उसको डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास अभी 3 महीने समय है। लेकिन आप लोग इसके पहले आप प्रीवियस ईयर है या 10 क्वेश्चन डेली कम से कम डिस्कशन करते रहिए। केवल थ्योरी पढ़ने से भी काम चलने वाला नहीं है, साथ साथ दोनों हो तो मजा आता है। नहीं, ऐसा नहीं कि दिन भर आप घर में समझा रहे कि ऐसे बनेगा पुआ, ऐसे बनेगा पूरी, और कर ही नहीं रहे, तो दिन भर वो लेक्चर बेकार चला जाएगा। तो हम लोग काम भी करेंगे, और कुछ दिनों में आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जो सीटेट के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। तब तक आप नए व्यूअर्स है तो एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले, और ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। और टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।